हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग। आइए आपको सोल्व कराते हैं आपका आज का एग्ज़ाम। देखिए भाई, पहला क्वेश्चन, बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। एवरेज का एक बहुत ही अच्छा सवाल है, सोल्व करते हैं बच्चों। देखिए भाई, औसत का सवाल है। क्वेश्चन में दिया हुआ है 6 व्यक्ति खाना खाने के लिए एक होटल में गए। उनमें से 5 व्यक्तियों ने प्रत्येक ने अपने खाने पे 32 रुपये का खर्चा किया, जबकि छठे व्यक्ति ने सभी 6 व्यक्तियों द्वारा किए गए औसत खर्चे से 80 रुपये ज़्यादा का खर्चा किया। देखो, सभी 6 लोगों का औसत हम लोगों को यहाँ पे दिया हुआ नहीं है, तो मानना पड़ेगा। तो देखो भाई, मान लो एक तरफ तो आपने व्यक्ति मान लिए भाई, एक तरफ तो हम व्यक्ति मान लेते हैं, ठीक है। एक तरफ हम इनका औसत मान लेते हैं, औसत खर्चा मान लेते हैं। तो व्यक्तियों की संख्या को अगर आप औसत से गुणा करोगे ना, तो आपके पास कुल खर्चा आ जाएगा। कैसे आ जाएगा, मैं आप लोगों को समझा देता हूँ। जैसे मान लो प्यारे बच्चों, ध्यान दीजिएगा, मेरी बात को सुनिएगा। मैंने कहा 10 लोग हैं, हर आदमी 20 रुपये के हिसाब से खर्चा करता है, तो टोटल 200 होगा। तो बताओ टोटल आएगा कि नहीं आएगा। आप कहोगे हाँ। देखो, टोटल लोग थे यहाँ पे 6, प्रत्येक का औसत खर्चा मैंने x मान लिया, तो टोटल खर्चा मेरा 6x हो जाएगा। बोलो हाँ या ना। ठीक है भाई, सवाल में पूछा है सभी व्यक्तियों ने कुल खर्चा कितना किया। 6 का मल्टीपल होगा, ये कन्फर्म है। 6 का मल्टीपल आप देख सकते हो, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। एक ऑप्शन 6 का मल्टीपल है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। पूरा सवाल कैसे करेंगे ध्यान दे लो। बोला है 5 लोगों ने 32 के हिसाब से खर्च किया है। देखो, 5 लोगों ने अगर 32 के हिसाब से खर्च किया है, तो इन्होंने 160 का खर्चा कर दिया। ठीक है भाई। फिर बोला है कि छठे ने सभी के औसत से 80 ज़्यादा खर्चा किया है। जो छठा आदमी है ना, उसने सभी के औसत से, सभी के औसत को मैंने x माना है, इससे 80 ज़्यादा खर्चा किया है, तो ये छठे आदमी का खर्चा हो गया। तो मैं ये कह सकता हूँ, ध्यान दे लो कि भाई ये 5 लोगों का खर्चा है और ये छठे आदमी का खर्चा है। इसको जोड़ूंगा तो ये कुल खर्चे के बराबर आना चाहिए। यानी कि 6x का जो वैल्यू है ना, वो 160 प्लस भाई 5 आदमियों का तो ये हो गया, छठे आदमी का ये हो गया, इसके बराबर आना चाहिए। x इधर आके घटेगा, ये 5x बच जाएगा। यहाँ देखो 160 और 80 240 होता है। 5 का भाग आप दीजिए, 5 चौके 20, 4 बचेगा, 5 8 40। x का वैल्यू 48 आ गया। टोटल खर्चा बताना है तो आपको 6x का वैल्यू बताना पड़ेगा, यानी 6 गुना 48 बताना पड़ेगा। 6 8 48, 6 चौके 24 और 4 28 होता है, तो 288 रुपये का आ जाएगा। तो बताओ मेरी पहले वाली बात भी आप लोगों को समझ में आई थी या नहीं आई थी। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे भाई, पिता की आयु जो है पुत्र की आयु के 5 गुना से 1 साल ज़्यादा है। देखो भाई, एज का सवाल है, बड़ा अच्छा सवाल है, ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे हम लोग। इधर देखो भाई, देखो भाई क्या दिया हुआ है कि पिता की आयु पुत्र की आयु के 5 गुना से 1 साल ज़्यादा है। देखो भाई, पिता हो गए, यहाँ पे क्या हो गए, पुत्र हो गए। देखो भाई, पुत्र की आयु को मैंने x मान लिया, तो पिता की आयु जो है ना, वो पुत्र की आयु के 5 गुना से 1 साल ज़्यादा है। इसका 5 गुना करूँगा, उससे भी 1 साल ज़्यादा है। पिता की जो आयु है वो 5 गुने से बेटा 1 साल ज़्यादा है। ठीक है भाई। पिता की वर्तमान आयु बतानी है, पिता की वर्तमान आयु बतानी है, 5 गुने से 1 साल ज़्यादा। तो 5 गुना ये है, 5 गुना ये है, 5 गुना ये है, 5 गुने से 1 साल ज़्यादा इसमें है। अंदाजा बता रहा हूँ आप लोगों को मैं, अगर थोड़ा बहुत दिमाग अपने को लगाना हो तो। ठीक है। अच्छा, सवाल को सोल्व करते हैं। सवाल क्या कह रहा है प्यारे बच्चा कि 3 साल बाद पिता की आयु पुत्र की आयु के 4 गुना से 2 साल कम हो जाएगी। 3 साल बाद, तो इसमें भी 3 जोड़ो, इसमें भी 3 जोड़ो, 3 साल बाद की बात कर रहा है, तो ये तो हो जाएगा 5x प्लस 4। ठीक है। और ये कितना हो जाएगा, x प्लस 3। तो बोला गया है कि 3 साल बाद ये जो पिता की आयु है ना, ये जो पिता की आयु है पुत्र की आयु के 4 गुना से, पुत्र की आयु के 4 गुना से 2 साल कम, यानी कि इससे भी 2 साल कम हो जाएगी। ऐसा हमको सवाल में बताया गया है। तो भाई सोल्व कर लेते हैं। 5x प्लस 4 बराबर 4 गुना x 4x प्लस 4 तिया 12 और माइनस में 2। देखो ये 5x से 4x इधर आके घटेगा, x बचेगा केवल, है ना। 12 में से 2 गया, 10 तो यहाँ पे था ही, 4 भी उधर जाके 10 में से घट जाएगा 6, x का वैल्यू 6 आ गया। पिता की प्रेजेंट आयु बतानी है, पिता की प्रेजेंट आयु ये रही मेरे बच्चा, यानी कि आपको बताना है 5x प्लस 1 का वैल्यू। x की वैल्यू 6 है, तो 5x प्लस 1 आ गया ना भाई, 5 6 के 30 और 1 31। तो बेटा ऑप्शन से भी सोचने का, थोड़ा थोड़ा दिमाग लगाने का प्रयास आप लोगों को करना है। ओके, मेरे मुँह से बेटा निकल जाता है, आप सब लोग मेरे बराबर के भाइयों, बड़े हो मुझसे, मैं छोटा हूं, तो आप उसका इग्नोर कर देना उस चीज़ को आप लोग। ठीक है। चलिए, और आपको सॉल्यूशन में मज़ा आए या नहीं आया ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप लोगों को बताना है। ओके, ध्यान दो भाई। अगला सवाल क्या कह रहा है, कोई नाव 30 किलोमीटर की दूरी धारा की विपरीत दिशा में 2.5 घंटे में चली जाती है। देखो, जब मान लो धारा की चाल को आप मान लो, नाव की चाल को x मान लो और धारा की चाल को y मान लो, तो विपरीत दिशा में जाओगे तो चाल बेटा घट जाती है। ये धारा में, नाव धारा के चैप्टर में होता है, जनरली जुड़ती है, लेकिन यहाँ पे उल्टा होता है मामला। अगर आप पानी के अपोजिट जाओगे तो स्पीड कम होती है। ओके, तो देखो भाई, चाल हो गई मेरी x माइनस वाई,
चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। वो कह रहे हैं 30 किलोमीटर आप 2.5 घंटे में चले जाते हो, 30 किलोमीटर आप 2.5 घंटे में चले जाते हो, ये आ जाएगा 12, ये आ गया 12 किलोमीटर पर आवर। ओके भाई, 2.5 का भाग दे लो इसमें, आप लोग 12 आ जाएगा। क्लियर है ना? पॉइंट हटाऊंगा 325 से कम 25, 25 दूनी 50, ठीक है। धारा की दिशा में 36 मिनट में तय करती है। वही 30 किलोमीटर की दूरी अगर धारा की दिशा में तय करे तो 36 किलोमीटर 36 मिनट में, 36 मिनट का मतलब क्या होता है भाई? 36 मिनट को घंटे में बदलो, 60 का भाग दो, 6 से कटेगा 6 बार और 6 से कटेगा 10 बार, या 12 से काटो, 12 से काट सकता हूँ इसको मैं 3 बार, 12 से 5 बार, तो 3/5 का भाग दे लो सीधा, ठीक है। 5 ऊपर जाएगा, 3 से 10 बार और 10 पंजे 50, यानी कि ये 50 आ गया। ये क्या आ गया मेरे पास? 50 आ गया। तो दोनों को जोड़ देते हैं, x और x 2x हो जाएगा, y से y कट रहा है इधर बेटा, 12 और 50 62 हो गया, 2x 62 है ना, तो x का वैल्यू 31 आ गया। अब मुझे पता है दोनों का टोटल 50 है, x का वैल्यू 31 है, तो y का वैल्यू 19 आ जाएगा। ऐसा मैं यहाँ पे कह सकता हूँ। सवाल में क्या बोला गया है? शांत जल में नाव 93 किलोमीटर की दूरी कितने समय में तय करेगी? देखो, शांत जल में नाव खुद की स्पीड से चलती है, जल की तो वहाँ पे कोई स्पीड ही नहीं होगी, केवल खुद की स्पीड से जाना है। तो देखो भाई 93 किलोमीटर जाना है खुद की स्पीड से, यानी 31 की स्पीड से, तो बेटा कितने घंटे लग जाएंगे? 3 घंटे लग जाएंगे, बात खत्म। ओके, अगला सवाल देखो, यहाँ पे अपने को वैल्यू दिया हुआ है 2a बराबर 3b बराबर 4 है। यहाँ से अपने को रेशियो निकाला जा सकता है, इजीली रेशियो निकाला जा सकता है मेरे भाई। ध्यान से मेरी बात को आप लोग समझना और सुनना, ठीक है। बड़ा अच्छा ये सवाल है, लॉजिक वाला सवाल है। देखो आपको मैं बताता हूँ, एक बात समझना। आपने देखा होगा कि 2a बराबर 3b बराबर 4c आप लोगों को दे रखा है। अगर यहाँ से मैं a b c का रेशियो आप लोगों से पूछता हूँ, तो a का वैल्यू निकालने के लिए इसे ढकोगे 3 चौके 12, b का वैल्यू निकालने के लिए इसे ढकोगे 2 चौके 8, c का वैल्यू निकालने के लिए इसे ढकोगे 2 तिया 6। इनको 2 से भी काटा जा सकता है, 6 4 3, ठीक है। अब इनके आगे आप x भी लगा सकते हो, मान लो ये 6x है, ये 4x है, ये कितना x है? 3x है। सवाल में कह रखा है कि a प्लस b प्लस c का योग 13√2 है। अगर आप इनको जोड़ते हो, तो 6 और 4 10 और 3 13 x आएगा, और इसका वैल्यू आपको दे रखा है 13√2। तो मैं ये कह सकता हूँ 13 से 13 कट जाएगा, x का वैल्यू कितना आ जाएगा? √2 आ जाएगा। तो अब देखो, पहला नंबर अगर निकालना है तो 6√2, दूसरा नंबर निकालना है तो 4√2, और तीसरा नंबर निकालना है तो 3√2। x की जगह √2 लगा दिया। पूछा है a² प्लस b² प्लस c² क्या होगा, यानी कि इनका स्क्वायर करना है। पहले बच्चा देखो, 6 का स्क्वायर 36 और √2 का 2 होता है, तो 36 दूनी 72 तो यहाँ आ जाएगा। 4 का स्क्वायर 16 और ये 2 16 दूनी 32 यहाँ पे आ जाएगा। 3 का स्क्वायर 9 और ये 2 9 दूनी 18 यहाँ पे आ जाएगा। 32 और 18 50 और 72 122 हमारा आंसर आ जाएगा। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? क्लियर है? ओके, नेक्स्ट देखो, ABC एक साथ किसी काम को 24 दिन में कर सकते हैं। देखो भाई, ध्यान से बात को समझने का प्रयास करेंगे आप लोग। अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया तरीके से करेंगे इसको सोल्व हम लोग। देखो भाई, ABC एक साथ किसी काम को 24 दिन में कर सकते हैं। A, B और C किसी काम को 24 दिन में यहाँ पे किया जा सकता है। बोला गया B और C इसे 35 दिन में कर सकते हैं। B और C जो है वो इसे 35 दिन में कर सकते हैं। आगे हमको कुछ दिया हुआ नहीं है। बोला है B की तुलना में A दुगना काम कार्य कुशल है, मतलब A की एफिशिएंसी B से डबल है। आप एक दिमाग लगाओ, 24 और 35 का आप एलसीएम ले लो। एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा? 24 पंजे 120, 24 से 72 और 12 84, एलसीएम 840 आएगा मेरे भाई, है ना। देखो, इनको मैंने गुणा कर दिया आपस में, यही इनका एलसीएम आ गया, बात खत्म। 24 का भाग दोगे तो 35 बार जाएगा, और 35 का भाग दोगे तो 24 बार जाएगा, ऐसा मैं कह सकता हूँ। ओके, अब आप मुझे खुद बताना बेटा, अगर मुझे A की एफिशिएंसी निकालनी है तो तीनों की एफिशिएंसी 35 है, B और C की एफिशिएंसी कितनी है? 24 है। 35 में से 24 घटाओ, A की एफिशिएंसी 11 आ गई भैया ना। बोला गया B की जो, यदि B की तुलना में A दुगना काम करता है, A दुगना काम करता है B की तुलना में, इसका मतलब B इसका आधा काम करेगा, यानी B काम करेगा 5.5। और सुनो, B और C मिलकर 24 करते हैं, इसमें से 5.5 ये करता है, तो C कितना करेगा एक बार में? 18.5। बोलो हाँ या ना भाई? 24 में से 5.5 B का घटा दो तो C का भी आ जाएगा। बोला C अकेला इस काम को कितने दिन में करेगा? C अकेला इस काम को कितने दिन में करेगा मेरे बच्चा? काम कितना है? 840 है। C से करवाना है, यानी 18.5 के हिसाब से करवाना है, तो पॉइंट से पॉइंट हटाऊंगा, ऊपर 0 आ जाएगा, यह जाएगा 8400 बटे में 185। 5 से काट रहा हूँ, 5 तिया 15, 5 तिया 15 और 3 बचेगा, 5 7 35 होता है, ठीक है भाई। और यहाँ 5 से काटेंगे तो ये वैल्यू अलग आ रहा है, कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं हुआ है हम लोगों से? देखो एक बार देख लेते हैं बेटा, कहीं मैंने गुणा में तो गड़बड़ नहीं कर दिया है। 35 24 का हमें एलसीएम लेना है, 35 और 24 का हमें एलसीएम लेना है, तो इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है। जब कुछ भी कॉमन नहीं होता तो आपस में गुणा हो जाता है। 24 पंजे 120, यहाँ से लग गई 12,
24 या 72, 72 और 12 होता है 84, तो एलसीएम तो 840 ही आएगा। ठीक है भाई। ए एंड सी टुगेदर कैन कंप्लीट। अच्छा देखो यहाँ पे गड़बड़ दे रखा है बेटा, यहाँ बी और सी लिखा हुआ है। देखो यहाँ बी और सी लिखा हुआ है, यहाँ बी और सी लिखा हुआ है, जबकि सवाल में ए और सी लिखा हुआ है। ठीक है, ए और सी जो है वो 24 दिन में कर रहे हैं और बी और सी है वो 35 दिन में कर रहे हैं। अच्छा मैंने यहाँ पे ए बी सी लिख लिया था, ये क्वेश्चन में गड़बड़ नहीं है, ये अपन ने गड़बड़ कर दी, माफी चाहेंगे। ए और सी 24 दिन में कर रहे हैं भाई। ए और सी का दे रखा है मेरे भाई, ए और सी का कितना है 24। ओके, ए और सी का 24 है और बी और सी का 35 है। बी और सी इसका कितना दे रखा है 35 अपने को दिया हुआ है। ओके, बोला गया बी की तुलना में ए दुगना काम करता है, मतलब ए की जो एफिशिएंसी है वो बी की एफिशिएंसी से डबल है, ऐसा हम लोगों को बताया गया है। देखो एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं भाई। अपन ने अभी लिया एलसीएम, कितना आया 840 आ गया। ठीक है, 840 आ गया। अगर मैं कहूँ भाई 24 का भाग इसमें दूंगा तो 35 बार जाएगा, और अगर मैं कहूँ 35 का भाग इसमें दूंगा तो कितनी बार जाएगा 24 बार जाएगा। आप एक काम करो बेटा, आप एक काम करो, इनको अगर अपन ऐड कर दें तो a प्लस बी प्लस सी के साथ एक सी एक्स्ट्रा भी हमारे पास आ जाएगा। बोलो हाँ या ना। या आप यहाँ पे मान लीजिए, देखो उसने क्या बोला गया है, ए और बी के बारे में एक संबंध उसने दिया हुआ है कि जो ए की एफिशिएंसी है वो बी से डबल है, बी की तुलना में ए दुगना काम करता है। मतलब बी अगर एक्स करेगा तो ये कितना करेगा मेरे बच्चा, ये 2x करेगा। बोलो हाँ या ना। क्लियर हो गई बात। अगर b अपना कितना करेगा x करेगा तो a का वैल्यू कितना हो जाएगा 2x यहाँ पे हो जाएगा। तो यहाँ से अपने को किसका एफिशिएंसी निकालना है प्यारे बच्चा, यहाँ से अपने को a b c, कुल मिलाकर बात यह है हमें काम किससे करवाना है, हमें काम करवाना है c से। तो c की एफिशिएंसी हम लोगों को निकालनी पड़ेगी। देखो जब समय निकालना हो तो समय बराबर कार्य बटे क्षमता होता है, तो कुल काम अपने को दिया हुआ है वर्क अपॉन एफिशिएंसी। बस अपने को क्षमता निकालनी है, कैसे भी करके सी की क्षमता हम लोग यहाँ पे निकाल लें तो अपना काम बन जाएगा। ठीक है बेटा, काम अपना यहाँ पे बन जाएगा। आप एक बात बताओ, अगर इसमें से मैं इसको घटा दूँ, सुनो, अगर इसमें से इसको मैं घटा दूं तो देखो घटाऊंगा तो सी से तो सी कट जाएगा, a माइनस बी आएगा। क्या आएगा, a माइनस बी आएगा। और इधर कितना आएगा 35 में से 24 घटाऊंगा तो 11 आएगा। भाई ऐसा ही तो होगा। अगर मैं इसमें से इसको घटा दूं, भाई इसमें से इसको अगर मैं घटाऊं तो देखो सी से तो सी कटेगा, a माइनस बी आएगा, इधर 35 में से 24 आएगा तो 11 आएगा। देखो a की 2x है, b की x है, तो 2x माइनस एक्स, 2x माइनस एक्स, इसका वैल्यू 11, यानी x का वैल्यू 11 आया। x कौन है बेटा, x को मैंने b माना है। तो देखो a b और c, देखो x 11 आ गया, a 22 आ जाएगा। बोलो हाँ या ना। भाई a डबल है इसका। अब c की बात करते हैं। देखो b और c का टोटल 24 है, अगर ये 11 आ गया तो 13 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। अब ये काम c से करवाना है तो c का टाइम बताना है, c का टाइम बताना है। तो मैं कह दूंगा 840 मेरे पास काम है, 13 के हिसाब से करेगा तो देखो 13 छक्की 78 हो जाएगा। ठीक है, एक ही ऑप्शन में है वैसे तो 64 से ही 8/13 कह सकते हैं, बाकी आगे सोल्व करने की जरूरत नहीं है, बात खत्म। ओके, नेक्स्ट सवाल। 2 सेंटीमीटर भुजा वाली 48 वर्गाकार प्लेटों को आयत के रूप में इस प्रकार से व्यवस्थित किया गया है, किसकी भुजाओं का अनुपात 3:4 है। आयत का परिमाप बताना है। देखो भाई अपने पास 2 सेंटीमीटर भुजा वाली 48 वर्गाकार टाइल्स हैं। ठीक है, देखो भाई 2 सेंटीमीटर भुजा वाली 48 वर्गाकार टाइल्स हैं। 2 सेंटीमीटर भुजा की, 2 सेंटीमीटर भुजा की कितनी है 48 टाइल्स हैं, 48 टाइल्स हैं। इनको जोड़कर एक आयत बनाया गया है इस प्रकार से, इनको जोड़कर एक आयत बनाया गया है इस प्रकार से, एक रेक्टेंगल बनाया गया है। आप समझने का प्रयास करें क्वेश्चन को। बोला गया है कि आयत की भुजाओं का अनुपात 3:4 होना चाहिए। आप चाहे इसको 3 मान लो और इसको 4 मान लो। अनुपात है तो मैंने क्या लगा लिया, x लगा लिया। अनुपात है तो मैंने क्या लगा लिया बेटा, x लगा लिया। तो मैं कहूँगा देखो क्या इनका क्षेत्रफल इसके क्षेत्रफल के बराबर होगा। भाई उन्हीं को जोड़ के तो आयत बनाया है तो क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा। देखो वर्गाकार टाइल जो होती है ना उसका क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर। तो यहाँ मैं कर देता हूँ 2 का स्क्वायर। ये एक टाइल का क्षेत्रफल आ गया, ऐसी 48 टाइल है तो ये टोटल क्षेत्रफल हो गया जो आयत के क्षेत्रफल के बराबर हो जाएगा लंबाई गुणा चौड़ाई के। ये इसके बराबर हो जाएगा 4 × 12, 12 से कितनी बार 4 बार। ये 2 का स्क्वायर भी 4 होता है, 4 चौके 16। एक्स स्क्वायर का वैल्यू 16 आ रहा है, एक्स स्क्वायर का वैल्यू 16 आ रहा है तो एक्स का वैल्यू 4 आएगा। परिमाप पूछा है, परिमाप सारी भुजाओं का योग होता है, आपको पता भी होगा। आयत का परिमाप जो होता है वो होता है 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। लंबाई प्लस चौड़ाई मतलब 4x + 3x,
तो 4 और 3 7, 7 दूनी 14, 14 एक्स का वैल्यू बताना है। एक्स का वैल्यू कितना है 4, एक्स का वैल्यू कितना है 4, तो ये हो जाएगा 14 चौके 56। अब आप यहाँ से दिमाग लगाओ भाई, आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना, आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना बेटा, आपको कुछ सोल्व नहीं करना, आपको ये देखना है कि आयत की भुजाओं का अनुपात 3:4 है। परिमाप बताना है, परिमाप 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई होता है, तो मैं कह दूंगा 3 + 4 यानी 7 के मल्टीपल में अपना उत्तर होगा। तो एक ही ऑप्शन ऐसा है जो 7 का मल्टीपल है, बाकी कोई ऑप्शन है ही नहीं। पेपर में इतना भी कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। अगला सवाल आप लोग देखेंगे भाई, अगला सवाल आपके सामने है यहाँ पे, बहुत अच्छा सवाल। ये हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर से है, क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे। सवाल में क्या दिया हुआ है कि 780 मीटर ऊंची एक इमारत है, उसके शीर्ष से एक टावर के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। मतलब टावर उससे भी बड़ा है, 780 मीटर से भी बड़ा है। उन्नयन कोण क्या होता है, नीचे से ऊपर की तरफ देखते हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन यानी कि उन्नयन कोण बनता है। ठीक है भाई, तो 780 मीटर ऊंची कोई क्या है, एक इमारत है। ये लो भाई, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। देखो भाइयों, ये अपने पास 780 मीटर ऊंची कोई इमारत है, इसकी हाइट दे रखी है 780 मीटर। इसके शीर्ष से 780 मीटर ऊंची एक इमारत के शीर्ष से टावर के शीर्ष का उन्नयन कोण, एक टावर है जो इससे भी बड़ा है। ठीक है, ध्यान से सुनना, एक टावर है जो इससे भी बड़ा है, ये टावर का शीर्ष है, तो इसके शीर्ष से टावर के शीर्ष का उन्नयन कोण दिया हुआ है इस प्रकार से। ठीक है भाई, कोण ऐसे बनता है हमेशा समतल के साथ, तो यहाँ पे आप ऐसे बना लोगे। तो ये जो उन्नयन कोण है ना, ये 30 डिग्री दिया हुआ है। नीचे जमीन है, ये वाली हमारी जमीन है बेटा, ये वाली हमारी जमीन है। ओके, ध्यान रखेंगे। फिर क्या बोला गया है, उसी इमारत के आधार से टावर के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 है। ये इमारत का शीर्ष था, ये इमारत का आधार है। इस आधार से इस टावर के शीर्ष का जो उन्नयन कोण है वो कितना डिग्री दे रखा है, 60 डिग्री दे रखा है। आपसे पूछा है टावर की ऊंचाई बताइए, ये हाइट अपने को बताना है टोटल यहाँ से यहाँ तक। एक बात आपको पता होगी, आपने पढ़ाई होगा हाइट एंड डिस्टेंस का चैप्टर, कि अगर मान लो ये 30 डिग्री है, 30 डिग्री के सामने x है तो पास में तो √3x होता है, और जो कर्ण होता है वो 30 के सामने का डबल होता है। ये कॉन्सेप्ट आप याद रखोगे। ओके, तो सुनिएगा मेरी बात आप लोग यहाँ पे ध्यान से। देखो, ये तो कंफर्म हो गया कि भाई ये 780 है, तो यहाँ से यहाँ तक ये भी 780 होगा। ये तो आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, ये तो अपने को पता ही है बेटा। बोलो, इतनी सी बात तो आप लोगों को पता है क्या? बोलो हाँ या ना। ठीक है, अब मेरी बात सुनना आप लोग यहाँ पे कि भाई ये वाला जो एंगल है अपने पास 60 दिया हुआ है और ये वाला एंगल अपने पास 30 दिया हुआ है। अगर मैं रेशियो से सवाल को करूं तो मैं ये कहूंगा कि ये वाली साइड अगर मेरे पास x है, ये वाली साइड अगर मेरे पास x है, तो पास वाली क्या होगी, √3x हो जाएगी। और ये √3x है तो ये भी कितनी हो जाएगी बेटा, √3x हो जाएगी। बोलो हाँ या ना, समझ में आया? देखो, इसको मैंने x मान लिया, यहाँ से यहाँ तक x माना, 30 के सामने x है तो पास में √3x होगा, ये इसके बराबर है तो ये भी √3x होगा। अब सुनो, ये 60 है और ये एंगल 30 बनेगा। इस वाले ट्राइंगल में देखो, ये 60 है तो 30 बनेगा। 30 के सामने छोटा होता है, पास में बड़ा होता है। अगर मुझे ये वाली साइड निकालनी है तो ये इसका √3 गुना होगा। जैसे भाई ये वाली साइड इसका √3 गुना था ना, ऐसे ही ये वाली साइड है ना, तो 30 के पास वाली पूरी साइड वो इसका √3 गुना होगा। तो मैं √3x का भी 3 गुना कर दूंगा, ऐसा √3 गुना, √3x का भी √3 गुना करूंगा तो √3 × √3 यानी 3x आएगा टोटल। ये टोटल 3x है। तो देखो ऊपर वाला x, ये 3x, तो इसका मतलब ये 2x है, यानी कि ये 2x का वैल्यू है और अपने को 3x का बताना है। तो 2x का आ गया 780, x का निकालो, 2 × 6, 2 × 18, x का ये आ गया। 3x का बताना है तो 3 × 690 कर दो। ठीक है, तो 0, ठीक है, और 3 × 9 = 27 में 7 और 3 × 6 = 18, 18 और 2 20, 2070 आएगा बेटा। 1170 दे रखा है, ये गलत है, 2070 आ जाएगा इसका उत्तर। ठीक है, उत्तर आएगा 2070, अगर ये अपने को बताना है। भाई सीधी सी बात है, यहाँ पे अपन ने कोई मिस्टेक मेरे हिसाब से नहीं की है। मैं फिर से बता रहा हूँ, देखो ये अपना 780 दे रखा है, इसके शीर्ष से इसके शीर्ष का उन्नयन कोण 30 डिग्री है और इसके आधार से इसके शीर्ष का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। ऐसे ही बताया गया है कि इमारत के आधार से टावर के शीर्ष का उन्नयन कोण जो है वो 60 डिग्री है। अच्छा सुनो मेरे बच्चा, मैंने इस साइड को x मान लिया। देखो ये x है तो ये √3x होगा, ये √3x है तो ये भी √3x होगा। अब ये 60 है, ये 60 है तो ये 30 होगा। 30 के सामने छोटा होता है, पास में बड़ा होता है, बड़ा करने के लिए √3 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो √3x को √3 से करूंगा तो ये √3 × √3 3 हो जाएगा, 3x हो जाएगा। टोटल तो 3x है, ये x है तो ये 2x का वैल्यू हो गया, 2x का वैल्यू हो गया। अच्छा यहाँ पे गुणा में मैंने गड़बड़ कर दिया भाई, जल्दबाजी में। देखो सुनो भाई, तो यहाँ से x का वैल्यू अपन जब निकालेंगे ना, तो 2 का भाग दिया, 2 × 6,
2 नाम 18, 390 आएगा बेटा ये। तो अपने को 3x बताना है यार, 3 गुणा 390 करना है अपने को, ठीक है। तो 0, 3 नाम 27, 3 3 9 2 11, 1170 आएगा बेटा। सॉरी माफ़ी चाहूँगा, यहाँ पे गुणा में हमने थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया था, जल्दबाजी है। अभी थोड़ी देर बाद मेरी क्लास है, इस वजह से जल्दबाजी में पेपर सोल्व करा रहा हूँ आपको, ओके। ऑफलाइन क्लास है बेटा इसके बाद। देखिएगा अगला सवाल आप लोगों के सामने है। इस सवाल के मैं सोल्यूशन तो आपको कई बता सकता था, फिलहाल आप बस बेसिक सीख लीजिए। देखो भाई सवाल क्या है, सुन लो। सवाल ये कह रहा है कि 5% वाले एक परीक्षा पत्र में 5% परीक्षार्थियों ने उन सभी के उत्तर दिए और 5% ने किसी का भी नहीं दिया, और शेष में से 25% परीक्षार्थियों ने केवल 1% का उत्तर दिया और 20% ने 4 प्रश्नों के उत्तर दिए हैं। अगर 396 परीक्षार्थियों ने 2 या 3 प्रश्नों के उत्तर दिए हैं तो परीक्षा में बैठे परीक्षार्थियों की संख्या कितनी थी, ये अपने को बताना है। देखो सुनो, आप टोटल प्रश्न 100 मान लो, माना हमारे पास जो प्रश्न है वो कितने हैं बेटा, 100, ठीक है। टोटल प्रश्न 100 हैं। 5 प्रश्नों वाला एक परीक्षा पत्र है, 5 प्रश्नों वाला एक परीक्षा पत्र है, यानी कि 5 प्रश्न हैं उसमें। देखो क्या बोला गया है, 5% परीक्षार्थियों ने, 5% परीक्षार्थियों ने, टोटल परीक्षार्थी मान लिया हमने 100, टोटल विद्यार्थी कितने मान लिए, 100, टोटल विद्यार्थी माने हैं 100। विद्यार्थी ऐसे लिखेंगे ना भाई, विद्यार्थी जैसे भी आप लिखो, टोटल विद्यार्थी मैंने कितने मान लिए, 100 मान लिए। 5% विद्यार्थियों ने, ये बोला है 5% परीक्षार्थियों ने सभी के उत्तर दिए। 5% ऐसे हैं, 100 में से 5% बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने सभी के उत्तर दिए, तो 100 का 5% कितना होता है, 5 ही होता है। फिर क्या बोला गया है, 5% ने किसी का भी उत्तर नहीं दिया है। 5% ऐसे भी बच्चे हैं जिन्होंने किसी का भी उत्तर नहीं दिया। 5% परीक्षार्थियों ने तो सभी के उत्तर दिए हैं, मतलब 100 में से 5% बच्चे ऐसे, यानी 5 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने सभी प्रश्नों का उत्तर दिया है, ठीक है। अच्छा फिर क्या कह रहे हैं, और 5% ऐसे हैं जिन्होंने किसी का भी उत्तर नहीं दिया। 5% बच्चे ऐसे हैं, यानी 100 का 5% 5 ही होता है, जिन्होंने किसी का भी उत्तर नहीं दिया। इन्होंने तो सभी का दिया था, इन्होंने तो सभी प्रश्नों का उत्तर दिया था, इन्होंने 0 प्रश्नों का उत्तर दिया था, इन्होंने किसी एक भी प्रश्न का उत्तर नहीं दिया था। शेष में से 25% परीक्षार्थियों ने केवल 1 प्रश्न का उत्तर दिया है। सुनो, 100 में से 5 और 5 10 घटाओ तो शेष कितना बचेगा, 90। शेष कितना बचा, 90। इस 90 के 25% विद्यार्थियों ने, तो 90 का 25% निकालो, 90 का 25% निकाल लो, ये आ जाएगा 25 90 225, यानी 22.5। 22.5 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने एक प्रश्न का उत्तर दिया है, जिन्होंने एक प्रश्न का उत्तर दिया है, एक प्रश्न का, ओके बेटा। 5 विद्यार्थी ऐसे थे जिन्होंने सभी का उत्तर दिया था, 5 ऐसे थे जिन्होंने एक का भी उत्तर नहीं दिया, 22.5 ऐसे हैं जिन्होंने 1 प्रश्न का उत्तर दिया। आप ऐसा मत समझना सर 22.5 कैसे आ गए, विद्यार्थी पॉइंटों में थोड़ी आ सकते हैं भाई, अपन ने 100 माने ना, इसलिए 200 मान लेते तो नहीं आते पॉइंटों में, एक्चुअल डाटा तो कुछ और ही रहा होगा। आगे देखो भाई क्या कहना चाह रहा है, देखो शेष में से 25% परीक्षा में 1 प्रश्न का उत्तर दिया और 20% ने 4 प्रश्नों के उत्तर दिए। ये 20% शेष में से है क्या, है 20% ने, भाई शेष का 20% यहाँ पे बोला नहीं गया है, 20% यहाँ पे मैं देख लेता हूँ। 20% ने केवल, अब 20% तो भाई 20 ही हो जाएगा फिर तो। कितने प्रश्नों का उत्तर दिया है, 4 प्रश्नों का उत्तर दिया है, 4 प्रश्नों का उत्तर इन्होंने दिया है, ठीक है भाई। फिर क्या बचा, अगर 396 परीक्षार्थियों ने 2 या 3 प्रश्नों के उत्तर दिए, अब देखो 0 प्रश्न वाले आ गए, 1 प्रश्न वाले आ गए, 5 प्रश्न वाले आ गए, 4 प्रश्न वाले आ गए, अब बचे 2 या 3 वाले, तो 100 में से घटा लो इनको आप लोग और शेष निकालो। भाई शेष कितने बचे, तो 100 में से देखो 5 और 5 10, 10 और 20 30, 30 और 22.5 52 चला गया। 100 में से 52 चला गया अपने हिसाब से, अगर यहाँ देखें तो। आप मुझे बताओ ये वाला जो डाटा है ना यहाँ पे बेटा अधूरा है। शेष में से 25% परीक्षार्थियों ने केवल 1 प्रश्न का उत्तर दिया और 20% ने 4 प्रश्नों के उत्तर दिए, तो मुझे लगता है कि 20% भी शेष में से ही है, ऐसा होना चाहिए। यहाँ पे एक बार देख लेते हैं, 90 का 20% अपन निकालते हैं, 90 का 20% आएगा 9 दूनी 18। इन्होंने 4 प्रश्नों के उत्तर दिए हैं, तो मैंने कहा देखो 1 प्रश्न वाले आ गए, 0 वाले आ गए, 4 वाले आ गए, 5 वाले आ गए, अब जो शेष बचेगा वो 2 या 3 वाले तो बचेंगे, तो 100 में से घटा लो। देखो 18 और 22 40,
40 और 10 50.5 घटा रहा हूँ तो शेष 49.5 बचा। ये इसका वैल्यू है ना जो वो सवाल में दिया हुआ है 396। 396 एक यूनिट निकालो। देखो 50 से 8 बार कटेगा तो 8 बार कट रहा है ये। टोटल बताना है, 100 का वैल्यू बता दो, 800 आ जाएगा भाई। इसका आंसर कितना आ जाएगा? 800 आ जाएगा। ये भी शेष का ही था, यहाँ पे एक वर्ड यूज में लिखा रहता तो बढ़िया रहता। यहाँ पे कुल मिलाकर बात है कि 800 आ रहा है, अपना जुगाड़ बैठ गया, काम है ना। अगला सवाल है कि 2016 और 17 के दौरान तीनों राज्यों में हुए मक्के का कुल उत्पादन का अंतर अपने को बताना है टन में। 2016 और 17 के दौरान देखो 16 में कुल कितना है? 4 और 5 9, 9 और 5 14, 14 और 1 15 होगा इधर, तो 0.8 और 0.2 एक होता है। और भाई 2017 में 7 और 5 12 और 5 17 और 1 18 ये हो गया। डिफरेंस बताना है 3 का आ जाएगा। तो ये तो बहुत ही टुच्चा सवाल था, ये तो सेम ही है ना, 3 आ जाएगा। इंग्लिश में लिखा हुआ है यहाँ पे देखो 450 का 18%, 450 का 18% बराबर के का 30%। ओके देखो बटे में 100 से बटे में 100 कट गया। देखो 0 से 1 0 कट गया, 3 से काट दिया मैंने इसको 15 बार, है ना। या एक काम करो 3 से इसको काट लो, 3 से 18 को काट दो 6 बार। 45 सिक्की 270 है, तो के का वैल्यू कितना आ जाएगा बेटा? 270। तो ये भी एक बेहद आसान सवाल था। नेक्स्ट देखो भाई, ए प्रकार का हल्दी पाउडर 260 रुपए किलो है, बी प्रकार का 166 रुपए किलो है, औसत 190 है। तो एलिगेशन लग जाएगा। देखो एक तो है बेटा ए और एक है क्या? बी। ए तो कितने रुपए किलो है? 260 रुपए किलो। और बी कितने रुपए किलो है? 166 रुपए किलो। और ओवरऑल मूल्य कितना है? 190। घटा दो, ज़्यादा में से कम, एलिगेशन लगा दो। 260 में से 190 गया तो 70, इधर 190 में से 166 गया तो कितना बचेगा मेरे भाई? 14 बच जाएगा। तो ये अनुपात आ जाएगा 1:5। तो मैं कह दूंगा ये ए प्रकार का, ये बी प्रकार का। उसने बी प्रकार की मात्रा दे रखी है 61.25। तो मिश्रण की कुल मात्रा बतानी है, यानी 5 यूनिट का वैल्यू दे रखा है उसने 61.25। 1 यूनिट की निकालो पहले तो, 5 एकम 5, 1 बचेगा 11, 5 दूनी 10, फिर 1 बचेगा 5 दूनी 10, 5 पंजे 25। 1 का वैल्यू आया है, उसने टोटल पूछा है। तो टोटल अपने पास हो रहा है बेटा 5 और 1 6, तो टोटल अपने पास कितना हो रहा है? 6 हो रहा है। तो 6 की वैल्यू बताओ। 12.25 से गुणा कर दो आप लोग। 12 छिक्की 72 और 25 छिक्की 150, तो 72 और 1.5 73.5। गड़बड़ थोड़ी की है कोई यार। देखो ये 260 रुपए किलो का हो गया, ये 166 रुपए किलो का हो गया, एवरेज मूल्य 190 रुपए किलो का हो गया। एलिगेशन लगा दिया। 260 में से 190 अगर जाएगा तो बचेगा हमारे पास 70, और 190 में से 166 अगर मैं घटाऊं, सॉरी देखो बेटा ध्यान दे लो, यहाँ पे क्या होगा? 260 में से 190 अगर चला जाएगा तो कितना बच जाएगा मेरे पास? 70 बच जाएगा। और 190 में से अगर ये जाएगा तो 26 बचेगा। कितना बचेगा? 26 बचेगा भाई। ठीक है कि नहीं बताओ, हाँ या ना? 26 भी क्यों बचेगा भाई? 24। 190 में से अगर आप 166 घटाओगे तो 24 आपके पास बच जाएगा। अब देखो भाई, अब काटो, 2 से कट रहा है बस, 2 से 12 बार और 2 से कितनी बार? 35 बार। उसने बी प्रकार का मात्रा दे रखा है, यानी 35 का वैल्यू दे रखा है कितना? 61.25। ये 35 का वैल्यू है। 35 7 से कटेगा 5 बार, और इसको 7 से काट रहा हूँ, 7 8 56, 5 बचेगा 52, तो 7 7 49 और 3 बचेगा 35, 7 पंजे 35। 5 का वैल्यू आ गया। 10 की निकालूंगा तो डबल कर देता हूँ, 16 यानी 17.5। 10 यूनिट का वैल्यू 17.5 आ गया। 1 यूनिट का 1.75 आएगा। कुल मिलाकर अगर 1 यूनिट का निकालोगे ना तो 1.75 आ जाएगा। 5 एकम 5, 3 बचेगा 37, 5 7 35, 2 बचेगा 5 पंजे 25। टोटल बताना है, टोटल बताना है। टोटल आएगा 12 और 35 47। 47 का वैल्यू बताना है, 1.75 से मल्टीप्लाई करो। ठीक है भाई, करो मल्टीप्लाई। 47 पंजे कितना होता है? 235 होता है। हासिल आ जाएगी 23, गुणा भाग में जल्दी ही कर रहा हूँ भाई। और 47 सत्ते कितना होता है? 50 सत्ते 350, 3 सत्ते 21 कम करो तो 329, 329 में 23 जोड़ूंगा, 352, 352 आएगा क्या? हासिल कितने आ जाएगा? 35। 45 से कम 47 से कम 47 और 35 82 हो जाएगा, तो 82.25 आ रहा है, ऑप्शन डी हो जाएगा। ओके, गुणा भाग कर लेना यार। देखो तरीका तो यही होगा, एलिगेशन लगाओ। ए आ गया, बी आ गया, बी का वैल्यू दे रखा है, टोटल पूछा है, बता दो। एक धनराशि साधारण ब्याज पर 10% की दर से 3 साल में 403 हो जाती है, धनराशि बतानी है। देखो
मिश्र धन दिया हुआ है, अमाउंट दिया हुआ है, आप मुझे खुद बताओ, मिश्र धन मूलधन प्लस ब्याज होता है, मूलधन 100 मान लो, 10% के हिसाब से 3 साल में टोटल ब्याज मिल जाएगा 30%, क्योंकि साधारण ब्याज हर साल का बराबर होता है। 10% के हिसाब से 3 साल में 30% ब्याज मिल जाएगा, 100% राशि, तो मतलब 130% का वैल्यू आपको दिया हुआ है, बोलो हाँ या ना। ठीक है, 0 से कटेगा नहीं कुछ, 13 से काटो, 13 से मैंने 10 बार काटा, 13 से इसको काटो, 13 दिया 39, 13 एकम 13, 10 का वैल्यू आ गया, 100 का बताना है, एक 0 और लगा दो, यानी कि 310। प्रिंसिपल कितना जाएगा बेटा, 310। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कार 60 किलोमीटर पर आवर की गति से चलते हुए निश्चित दूरी तय करती है, 40 किलोमीटर पर आवर की गति से वापस आती है, तो पूरी यात्रा के दौरान औसत चाल बताओ। देखो कभी भी अगर आने और जाने का डाटा दे रखा हो तो 2xy प्लस एक्स प्लस वाई अपन लगा देते हैं, तो 2 गुणा 60 गुणा 40, भाई 60 की स्पीड से गया, 40 की स्पीड से आया, नीचे आएगा एक्स प्लस वाई, 60 प्लस 40 यानी 100, ये कट जाएगा, 2 छक्के 12, 12 चौके 48। ये तो सवाल सभी को आता होगा, आप अगर तैयारी कर रहे हो तो। अगला सवाल, एक वृत्त की त्रिज्या 17 सेंटीमीटर है, इसमें जीवा की लंबाई 30 सेंटीमीटर है। देखो कोई सर्किल आप लोगों को दिया हुआ है प्यारे बच्चा, इस प्रकार से ये एक सर्किल दिया हुआ है, इसकी रेडियस दे रखी है, एक जीवा दे रखी है। जीवा आप जानते हो ना, कोड की बात कर रहा है, जैसे मान लो ये वाली, ये एक जीवा हम लोगों को दे रखी है। कुछ प्रॉपर्टी है जो आप लोगों को यहाँ पे पता होना बहुत जरूरी है, वो मैं आपको बता देता हूँ। ये एक जीवा दे रखी है, जीवा की लंबाई 30 सेंटीमीटर दे रखी है, त्रिज्या 17 है, तो ये अपना वृत्त का केंद्र मान लिया। पूछा गया है कि जीवा की केंद्र से दूरी क्या होगी, ये डिस्टेंस अपने को बतानी है। त्रिज्या दे रखी है अपने को ये वाली, ये कितनी दे रखी है बेटा, 17। सुनो, जब भी अपन जीवा से केंद्र से जीवा पे लंब डालेंगे तो जीवा को 2 बराबर भागों में बांटता है, पूरी 30 है तो ये भी 15 और ये भी 15, तो आप जानते हो ये एक ट्रिपलेट बन गया, 8 15 17 का, ये 8 आ जाएगा। जीवा की केंद्र से दूरी 8 सेंटीमीटर, ट्रिपलेट बन गया, इसके वर्ग में से इसका वर्ग घटाऊंगा, ये आ जाएगा, खत्म बात। लंबवृत्तीय शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई दोनों में 20% की वृद्धि हो गई, तो शंकु के आयतन में कितनी वृद्धि होगी। देखो त्रिज्या को 20% आपने बढ़ा दिया, 20% 1/5 होता है, बढ़ा दिया। ऊंचाई को भी आपने 20% बढ़ा दिया, 20% 1/5 होता है, बोलो हाँ या ना। ठीक है, दोनों में 20% की वृद्धि हो गई, आयतन में वृद्धि बतानी है। देखो आयतन जो होता है ना आपका, वो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच शंकु का। अब देखो ये तो कांस्टेंट है, ये तो आएगा नहीं, आर में 2 बार परिवर्तन करना है, 5 पे 1 बढ़ाना है 2 बार, 5 पे 1 बढ़ाऊंगा तो 5 से 6 और फिर से 5 से 6। अब एच का नंबर है, एच में भी 5 पे 1 बढ़ाना है, तो 5 से ये भी 6 हो रहा है, तो कुल मिलाकर ये तो हो गया अपना 125, जबकि ये हो गया अपना 216। क्लियर हो गई बात, 125 से 216 हो रहा है, तो टोटल वृद्धि कितने की हो रही है बताओ, टोटल वृद्धि कितने की हो रही है बताओ। 125 से 216 हुआ है, तो 75 और 16 91 बढ़ा, 125 पे बढ़ा, परसेंटेज में बदलने के लिए 100 से करेंगे मल्टीप्लाई, 25 से 5 बार, 25 से 4 बार, ये आएगा 4 एकम 4, 4 नाम 36, 364 में 5 का भाग देना है मेरे भाइयों, 5 7 35, एक बचेगा, 5 दूनी 10, तो 72.8 आ गया क्या, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 204 और 228 के एलसीएम और एचसीएफ, एलसीएम में एचसीएफ का भाग देने पे कितना आएगा। तो पहले तो भाई 204 और 228 का एलसीएम अपन निकाल लेते हैं कि भाई एलसीएम कितना आएगा इन दोनों का। तो भाई देखो 4 का भाग जा रहा है, 4 पंजे 20, 4 एकम 4, 4 पंजे 20, 4 7 28, ये आ गया है ना। 3 का दे के देख लो, 3 का जा रहा है, तो 3 का जाएगा भाई 17 बार, 3 का जाएगा 19 बार, अब जाएगा नहीं तो इनको आपस में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो एलसीएम आ जाएगा कितना भाई 4 गुणा 3 गुणा 17 गुणा 19। ठीक है, तो 4 तिया 12 और ये आएगा देखो 17 नम्मा 153 हासिल 15, 17 एकम 17 और 15 होता है 32, 323 गुणा करो, 12 तिया 36 और इतना ही रहने दो, इतना ही रहने दो, इतना ही रहने दो ना। अब एचसीएफ निकाल लो इनका, ये तो एलसीएम आ गया, एचसीएफ और निकाल लो किसका, 204 और 228 का। एचसीएफ कितना आ जाएगा मेरे बच्चा, एचसीएफ आ जाएगा 12, एचसीएफ कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। क्यों, एचसीएफ वो होता है जो कॉमन संख्या का भाग जाता है, 4 का जा रहा था, 3 का जा रहा था, फिर किसी का नहीं जा रहा था, तो 4 थे 12। पूछा एलसीएम में एचसीएफ का भाग देने पर क्या आएगा, तो देखो 12 गुणा 323 में 12 का भाग देना है, क्या आएगा 323 आएगा, और क्या आएगा, बात खत्म। ठीक है, x का वैल्यू -6, y का वैल्यू -8 ये दे रखा है, और आपसे पूछा क्या गया है, आपसे ये पूछा गया है 27x³ फलाना फलाना ढिकाना, ये आप लोगों को बताना है। तो बेटा देखो वैसे तो आप यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू रख लो तो भी कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन यहाँ पे हम एक कॉम्बिनेशन भी बना सकते हैं, जैसे 3x का क्यूब है, ये 2y का क्यूब है, अगर आप 3x - 2y का क्यूब करो तो ये a - b का क्यूब बन जाएगा, जो कि a क्यूब होता है, a क्यूब यानी 27x³ - b क्यूब यानी कि 8y क्यूब,
ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab, इनको गुणा करूंगा तो 3 दूनी 6xy, 6xy, तो 3 6 की 18xy आ जाएगा, ये आ जाएगा 18xy, ठीक है। और कोष्टक में a माइनस बी आता है, a माइनस बी क्या है 3x माइनस 2y, ये अपने को दिया हुआ है, ठीक है बेटा। अगर इसको मैं अंदर गुणा करूं तो ये बनेगा 27x का क्यूब माइनस 8y का क्यूब माइनस 18 तिया 54 x स्क्वायर y और माइनस माइनस प्लस 18 दूनी 36 एक्स वाई स्क्वायर। तो इसमें से ये बाहर निकाल लो आप, देखो 27x क्यूब अपने पास है, कोई दिक्कत नहीं है, माइनस का 8y क्यूब अपने पास है, भाई देखो ये है और ये है, मैंने लिख लिया। देखो 58x स्क्वायर वाई है, उसमें से 54x स्क्वायर वाई अलग निकाल लो, 54x स्क्वायर वाई अलग निकाल लो, तो माइनस का 4x स्क्वायर वाई और बच जाएगा, और प्लस का 31x वाई स्क्वायर है, अपने को 36 चाहिए, अपने को कितना चाहिए 36 चाहिए, यहाँ पे कितना 31 है, तो मैं काम करता हूँ, मैं 36x वाई स्क्वायर लिख लेता हूँ, लेकिन मुझे बाद में 5 घटाने पड़ेंगे, 5 मुझे बाद में घटाने पड़ेंगे, बोलो हाँ या ना, समझ में आया कि नहीं आया। अच्छा सुनो, मेरे पास यहाँ पे 58x स्क्वायर वाई थे, मैंने 54 लिए, तो मेरे पास माइनस के 4x स्क्वायर वाई और बच रहे हैं, माइनस के 4x स्क्वायर वाई और मेरे पास यहाँ पे बच रहे हैं, ये हमारा यहाँ पे सवाल बन गया। देखो यहाँ से लेके यहाँ तक ये तो बन गया 3x माइनस 2y का क्यूब, 3x माइनस 2y का क्यूब बन गया, माइनस इसमें से अगर अपन xy कॉमन ले लें तो यहाँ बचेगा 5y और आगे भी प्लस ही आएगा 4x, ये बच जाएगा, है ना। रख दो वैल्यू, 3 गुणा x, x है माइनस 6, तो माइनस 6 गुणा 3 करूँगा तो माइनस का 18 आएगा। आगे देखो y का वैल्यू माइनस 8 है, तो माइनस 8 गुणा माइनस 2 करूँगा तो प्लस का 16 आएगा, तो कुल मिला के माइनस 2 बचेगा, और माइनस 2 का क्यूब करना है मेरे को यहाँ पे, ठीक है। माइनस एक्स वाई करूँगा ना जब, तो 8 छेंगे 48 आ जाएगा, प्लस का माइनस है तो ऑलरेडी आएगा। यहाँ देखो 5y, y है माइनस 8, तो माइनस का 40 और 4 छक्के 24 माइनस का 24, ठीक है। माइनस का 40 और माइनस का 24 अगर मैं करता हूँ तो माइनस का हो जाएगा 64। देखो माइनस 2 का क्यूब माइनस 8 और ये माइनस माइनस प्लस 48 गुणा 64, ये आ जाएगा भाई उत्तर अपना, है ना। तो गुणा करो इनको, 48 गुणा 64 करो आप देख लेना भाई, जो भी कैलकुलेशन आएगा आप देख लेना। 4 8 32, 4 चौके 16 और 3 19, यहाँ 6 8 48, 6 चौके 24 और 4 28, यह आएगा 2 9 8 17 का 7, 8 1 9 और 1 10 का 0, 2 और 1 3, 3072 में से 8 घटाना है, 3064 आ जाएगा मेरा, तो ठीक है। 3072 में से 8 घटाना है तो 3064 आ रहा है मेरा। इस हिसाब से डायरेक्ट वैल्यू रखकर भी आप सवाल को कर सकते थे। 17,640 की कोई राशि है और कुल 2 समान वार्षिक किस्तों में 5% की दर पे चुकानी है, उधार ली गई राशि कितनी थी। अच्छा ये दे रखा है कोई धनराशि 17,640 रुपए की कुल 2 समान वार्षिक किस्तों में चुकानी है, यानी कि ये किस्त का मान आप लोगों को दे रखा है। देखो भाई क्या करते हैं, चक्रवर्ती ब्याज में किस्त में दर को भिन्न में बदल लो, 5% होता है 1/20, पहली किस्त नॉर्मल जाएगी 20 पे 1 ब्याज लगेगा 20 से 21, अगली किस्तें तो स्क्वायर करो, 20 का स्क्वायर 400 और 21 का स्क्वायर 441। किस्तें समान करनी है, समान करनी है तो इसको भी बेटा 21 से मल्टीप्लाई कर लो आप लोग, क्योंकि ये तो 21 का ही तो स्क्वायर है। तो आप एक काम करोगे, ये तो हो जाएगा 21 दूनी 42 यानी 420 और 21 गुणा 21 441, नीचे सेम रहेगा अपना 400 और 441, ठीक है। तो ये तो हो जाएगा हमारे पास 820 और ये हमारे पास कितना हो जाएगा, प्रत्येक किस्त की राशि, ये अपना टोटल प्रिंसिपल आ गया। इसका वैल्यू दे रखा है सवाल में 17,640, किस्त का मान दे रखा है ये 1 यूनिट का आएगा। देखो इससे 4 बार कटेगा, एक का वैल्यू 40 आएगा, इसका बताना है 40 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 0 4 दूनी 8 और 4 8 32, यानी कि टोटल प्रिंसिपल कितना 32,800। कैसे भैया यहाँ पे, अच्छा इसने क्या पूछा है, उधार ली गई राशि कितनी है। बेटा देखो यहाँ पे 16,400 दे सकता है, लेकिन ये गलत है, क्योंकि आप खुद बताओ 17,640 की अगर आप 2 किस्त चुकाओगे तो 16,000 नहीं होगा, इसका उत्तर 32,800 ही आएगा। इसने इसका आधा कर दिया होगा 16,400, क्योंकि एक किस्त में इतना चुकाया गया है, एक किस्त में इतना चुकाया गया है, ठीक है। लेकिन अगर टोटल अमाउंट पूछेगा तो निश्चित रूप से इसका उत्तर जो आएगा वो 32,800 ही यहाँ पर देखने को मिलेगा, ठीक है भाई। 32,800 ही आएगा बेटा, ये तो नहीं आएगा 16,400, तो इसका नहीं आएगा कभी भी। क्लियर है। 2 किस्तें हैं, अगर एक किस्त होती ना तो 16,400 आ जाता बेटा, ठीक है।
एक किस्त होती तो उत्तर ये आता एक किस्त पे। ये कब आता? एक किस्त पे आता, लेकिन एक किस्त नहीं है, किस्त दो हैं, उत्तर आएगा 32,800। काफ़ी लोग आप इसमें कंफ्यूज भी हुए होंगे, चलो देखी जाएगी। अगला सवाल है, दिए गए लाइन ग्राफ में वर्ष 1994 से 2000 के दौरान उत्तीर्ण हुए उम्मीदवारों का परसेंटेज दर्शाया गया है कि 1994 में 35% पास हुए, 1995 में 60% पास हुए। ऐसे क्वेश्चन क्या पूछा है? अगर 1994 में उत्तीर्ण यानी कि पास जो है वो 35,490 है, 1994 में कितने परसेंट पास है? 35% पास है। 35% का वैल्यू कितना दे रखा है? 35,490। 35% का वैल्यू 35,490 दे रखा है। 1% का निकालो, 35 से कम 35, भाग नहीं जाएगा, जीरो लगाऊंगा, फिर से 35 से कम 35, बचेगा 14,140, 35 चौके 140, एक का वैल्यू आ गया। उसने कुल बच्चों की संख्या पूछी है टोटल, यानी 100 का वैल्यू बताना है। तो एक काम करेंगे बेटा, 2 जीरो यहाँ पे और लगा दो, 10 14 00, 10 14 00। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, यही सवाल इंग्लिश में दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, एक ही बात है। नेक्स्ट देखो भाई आप लोग, सूरज और विमल इन्होंने एक व्यापार शुरू किया, उन्होंने वर्ष में 8400 का फायदा कमाया। देखो एक सूरज है, एक विमल है, इन्होंने टोटल कितना फायदा लिया है? 8400 का इन्होंने फायदा बेटा लिया है। ओके, अच्छा, वर्ष के अंत में सूरज को लाभ के रूप में 4500 मिला, तो 4500 घटा दो, बाकी विमल का मिलेगा। बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना। 14 में से 5 गया तो 9 और 7 में से 4 गए, 3900 किसका हो गया? विमल का। 4500 अगर सूरज का है तो 3900 विमल का है। और आपको पता होगा लाभ का अनुपात पूंजी के अनुपात में होता है। इसने पूछा व्यवसाय में निवेश की गई राशि का अनुपात बताओ, तो भाई ये लाभ का अनुपात वही पूंजी का अनुपात होगा, तो भाई काट दो, 3 से 15 बार और 3 से 13 बार, तो सूरज और विमल का आ गया भाई कितना? 15 और 13। पूछा किस किस का, इसने बताओ, ये पूछा सूरज और विमल द्वारा व्यवसाय में निवेश की गई पूंजी का अनुपात बताओ, तो 15 और 13 मेरे भाई आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखोगे भाई आप लोग 26 नंबर क्वेश्चन, अभी तो कई क्वेश्चन बाकी हैं यार। वृत्त की परिधि पर एक जीवा mn द्वारा स्थानांतरित कोण 90 डिग्री है। देखो कोई वृत्त है, यहाँ पे कोई जीवा है बेटा, ये कोई जीवा है, ठीक है। इस जीवा ने वृत्त की परिधि पर जो कोण बनाया है, इस जीवा ने वृत्त की परिधि पर जो कोण बनाया वो 90 डिग्री का बनाया, ऐसा सवाल में बताया गया है, ऐसा सवाल में बताया गया है। तो बेटा एक बात आपको पता होना चाहिए कि वही जीवा वृत्त की कोण पे 90 डिग्री का कोण बना सकती है जो केंद्र से गुजरती है, यानी निश्चित रूप से ये व्यास है, निश्चित रूप से ये क्या है बेटा? व्यास है। तो आपको पता होगा अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है, तो मैं कह सकता हूं कि ये जीवा जो है ना, यही वृत्त के केंद्र पर कितने डिग्री का कोण बना सकती है? 90 डिग्री का कोण बना सकती है। ये एक ही कंडीशन में पॉसिबल हो सकता है, कब? जब ये वाली लाइन क्या हो? वृत्त का व्यास हो। क्या बोला गया आगे? mn, जीवा mn है, जीवा का नाम दिया हुआ है, जीवा क्या है मेरे बच्चा? जीवा है mn। ओके, अच्छा, 90 डिग्री का कोण, वृत्त की त्रिज्या 12 है, वृत्त की त्रिज्या 12 है बेटा, अगर त्रिज्या 12 है तो ये भी 12 होगा, ये भी 12 होगा। उसने पूछा है mn की लंबाई बताओ, भाई 24 हो जाएगी, बात खत्म, कुछ भी दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, व्यास ही तो पूछा है, तो त्रिज्या 12 है तो 24 हो जाएगा व्यास। 3 पाइप ABC एक टैंक को 12, 20 और 18 मिनट में भर सकते हैं। A 12, B 20 और C 18। एलसीएम लेंगे भाई 12, 20, 18 का, 180 ले लें क्या? 12 का भाग तो जाएगा 15 बार, 20 का 9 बार, 18 का 10 बार। ठीक है, फिर तो बोला गया है सभी पाइपों को 9 मिनट के लिए खोल दिया जाता है। 1 मिनट में कितना भरेंगे? 15, 10, 25 और 9 34 भरेंगे ना। इनको 9 मिनट के लिए खोल दिया जाता है, तो 9 गुणा 34 करो आप लोग, तो 9 चौके 36, 9 तिया 27, 27 और 3 30, तो 306 लीटर भर जाएगा टंकी में। तो बोला क्या गया है? टैंक की कुल मात्रा में ओवरफ्लो होने वाले पानी की मात्रा का प्रतिशत क्या है? देखो भाई 180 लीटर का टैंक था, हमने 306 इसमें भर दिया, तो 306 में से 180 आप घटाओ, 306 में से 180 आप घटाओ, तो 126 बेटा जो है ना, ये ओवरफ्लो हो गया टैंक की कुल मात्रा में से, यानी 180 लीटर में से। परसेंटेज में बदलने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दो, ये कट गया 18 से 7 बार, 7 गुणा 10, 70% टैंक ओवरफ्लो हो गया, खत्म बात। एक शर्ट का अंकित मूल्य 2150 है। मान लीजिए कि स्टोर में 2 छूट दी गई है, 10% और X%। शर्ट का विक्रय मूल्य 1505 है, X का मान बताओ। देखो एक बात बताओ, अंकित मूल्य आपको 2150 दिया हुआ है,
दो डिस्काउंट है, पहला 10% का है, अगर मैं इस पे 10% का डिस्काउंट दूंगा तो इसका 10% 215 हो जाएगा। 2150 में से 215 घटाओ, 2100 में से 200 गया तो 1950 में से 15 गया तो 35, यानी कि 1935 में शर्ट बिकनी चाहिए थी, लेकिन क्योंकि एक और डिस्काउंट है इसलिए शर्ट फाइनली कितने में बिकी है, 1550 में बिकी है। तो चेक कर लो दूसरा डिस्काउंट कितने का दिया गया है, वही एक्स का मान है। तो 1935 का माल आप 1555 में बेच रहे हो तो डिस्काउंट कितने का हो गया, 430 का हो गया, ऐसा मैं कह सकता हूँ। 1900 में से 1500 घटाओ 400 और 35 में से 5 गया 30, 430 का डिस्काउंट किस पे, 1935 पे, और परसेंटेज में बदलने के लिए मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 100 से। इसका कैलकुलेशन बेटा मुझे टफ नजर आ रहा है, लेकिन ऑप्शन अगर मैं देखूँ तो काफ़ी दूर दूर है, ऑप्शन अगर देखूँ तो दूर दूर है। 5 से काट लेता हूँ, 5 से काटा है, 5 या 15 और 4 बचेगा 43, 5 8 40, 3 बचेगा 5 7 35, 5 से काट रहा हूँ, 5 8 40, 3 बचेगा 5 6 30, ऊपर 86 गुणा 100 करूंगा तो 8600 आ जाएगा, और नीचे अपने पास कितना है प्यारे बच्चा, 387 है। अगर मैं इसको 400 मान लूँ, ऊपर तो 8600 है, अगर मैं 400 का भाग दूंगा तो वैल्यू थोड़ी कम आएगी, बाद में मैं उसको बढ़ा दूंगा। 2 0 से 2 0, 4 का भाग अगर मैं दूँ इसमें तो लगभग 22 बार जा रहा है, तो इसका मतलब हमारा जो आंसर आएगा बेटा वो 22 के आसपास आएगा क्या, बताओ ऐसा ही है क्या? ठीक है, हमारा एक मोटा मोटा आइडिया हम लोगों ने लगाया है, ठीक है, मोटा मोटा, क्योंकि ऐसे भाग देंगे तो कहां तक भाग दिया जाएगा यार। आपने मोटा मोटा आइडिया लगाया 22 के आसपास, इसको मैंने 400 के लगभग मान लिया, 22 के आसपास मान रहा है। 2 0 से 2 0 88, इसको मान लिया, 22 चौक 88 होता है, तो लगभग 22 के आसपास मेरा उत्तर आ जाएगा। और भी लोहे की दो धातु हैं और इन धातुओं को चांदी सोने, और इसमें लोहे और चांदी का अनुपात दे रखा है 5 7 और 9 7, दोनों को मिलाना है, एक धातु सी बनानी है, तो सी धातु में लोहे चांदी का अनुपात बताओ। दोनों को समान मात्रा में मिलाना है, ये इसमें जरूर आएगा, इक्वल रेशियो में मिलाना है, ये भाई पता भी तो होना चाहिए ना किस रेशियो में मिलाना है, ये क्वेश्चन में मिस प्रिंटिंग मान लो, समान मात्रा में मिलाना है। देखो भाई, एक में जो अनुपात दिया हुआ है धातु में वो तो दे रखा है 5:7, एक धातु ए है जिसमें लोहे और चांदी का अनुपात दे रखा है 5:7, ठीक है भाई। एक धातु बी है जिसमें लोहे और चांदी का अनुपात दे रखा है 9:7, समान मात्रा में मिलाना है, तो दोनों का टोटल सेम कर लो। देखो इसका टोटल आ रहा है 5 और 7 12, इसका टोटल आ रहा है 9 और 7 16, एक काम करो बराबर करो, 12 और 16 का एलसीएम 48 होता है, इसको 48 बनाने के लिए 4 से गुणा, इसको 48 बनाने के लिए 3 से गुणा, तो यहाँ 4 से गुणा हो जाएगा या 3 से गुणा हो जाएगा, तो रेशियो आ जाएगा, देखो 4 पंजे 20, 4 सत्ते 28, यहाँ पे हो जाएगा 3 9 27, 3 सत्ते 21, ओके। देखो इनको ऐड कर दो, ये आ गया 47 और ये कितना आ जाएगा 49, तो 47 49 का रेशियो हमारा आ जाएगा, बात खत्म, ओके। और ये लास्ट सवाल बेटा, साइन 3x - 20 बराबर कोस 20 - 3y है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x - y। एक बात हमेशा याद रखोगे, साइन 90 - थीटा कोस थीटा होता है, साइन 90 - थीटा क्या होता है, कोस थीटा होता है। तो ध्यान दे लो कि साइन के सामने जब भी कोस आए तो इनके कोणों का योग 90 होता है भाई, 90 - थीटा और प्लस थीटा, तो ये 90 तो हो गया ना, तो कोणों का योग 90 होता है। तो सुनो, इसका कोण तो है ये वाला, इसका कोण है ये वाला, इनका योग 90 होना चाहिए, यानी कि 3x - 20 प्लस 20 - 3y, इनका वैल्यू 90 होना चाहिए। तो देखो भाई -20 से +20 खत्म, 3x - 3y, 3x - 3y का वैल्यू 90 होना चाहिए, 3 कॉमन ले लूंगा तो x - y 90 होना चाहिए, 3 से कट जाएगा 30 बार, यानी कि मैं कह सकता हूँ कि x - y का वैल्यू 30 होगा, ठीक है प्यारे बच्चा। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है भाई। ये जो आपका पेपर था बच्चों आज का, तो मैंने इस पेपर का सवाल पहली बार आज, मतलब इस पेपर का जो सोल्यूशन है पहली बार मतलब बहुत स्पीड में कराया है। तो उम्मीद है कि आपको बहुत कुछ अब आता होगा, क्योंकि आप अगर टेस्ट पेपर दे रहे हो तो आपको बहुत कुछ पहले से आता होगा, ऐसी मैं उम्मीद आप सभी लोगों से करता हूं दोस्तों। तो मैं कहना चाहूँगा कि आप लोगों को ज़रूर चीज़ें समझ में आई होंगी, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना सॉल्यूशन कैसा लगा। मैं और भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस को ऑप्शन के माध्यम से बता सकता था, जैसे मैंने पहला बताया, दूसरा बताया, और भी मैंने आगे बताया, लेकिन समय कम था मेरे पास। मेरी अभी जस्ट 1 मिनट बाद मेरी क्लास का टाइम हो चुका है, अभी मेरी ऑफलाइन क्लास है, तो इस वजह से मैंने थोड़ा सा जल्दी कराया है, और उम्मीद है अगले टेस्ट पेपर का सोल्यूशन हम लोग और भी बेहतर तरीके से करेंगे, ठीक है प्यारे बच्चों। तो चलिए, थैंक यू सो मच, आज इस सेशन में इतना ही, बाकी मुलाकात करते हैं कभी नेक्स्ट पेपर में। बाय बाय, टेक केयर।